हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं महिला एवं बाल अपराध की क्लास। तो दोस्तों, हमारी दो क्लास होगी, एक क्लास हो जाएगी और एक क्लास कल हो जाएगी। दो क्लास में हम कंप्लीट महिला व बाल अपराध देख लेंगे और हमारी सारे क्वेश्चन इसी क्लास से आ जाएंगे एग्जाम में, ये मेरा वादा है। यदि आपको ये दोनों क्लास अच्छी लगे तो हमारे कमेंट्स में आप ज़रूर लिखकर बोल देना कि अच्छी लगी। और दोस्तों, आप बोलोगे तो मैं क्वेश्चन आंसर का भी एक सेशन लेकर आऊँगी, जो आज पढ़ेंगे उसका सारा क्वेश्चन आंसर उसमें करवा देंगे। यदि वो आप क्लास वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और दोस्तों, पीडीएफ के बारे में बोलूँ तो पीडीएफ में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। और कहाँ मिलेगी ये मैं भी वीडियो में बता दूंगी कहीं पर भी। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक है बच्चों से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा कौन सी है? 82 धारा है। इस धारा के अनुसार कितने 0 से 7 वर्ष की आयु के वर्ग वाले बच्चों द्वारा यदि कोई अपराध किया जाता है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस वर्ष के बच्चों की मानसिक क्षमता इतनी व्यापक नहीं हो पाती है कि वो समझ पाए कि अपराध क्या होता है। अगली है धारा 83। धारा 83 के अनुसार, इस धारा के अनुसार 0 से 12 वर्ष के आयु के वर्ग के बच्चे होते हैं, उनके द्वारा कोई यदि अपराध किया जाता है तो इस अपराध को अपराध की श्रेणी में नहीं शामिल किया जाएगा यदि वह मानसिक रूप से विकृत हो तो। दोस्तों, इसे पढ़ने से ज़्यादा याद होता है, पीडीएफ से हम उतार लेते हैं और उसको देखते हैं तो समझ में नहीं आता है। इसे आप पूरा समझोगे तो आपको पढ़ते टाइम ही पूरा दिमाग में हो जाएगा। आपको ये धारा आपको बहुत डिफिकल्ट लग रही होगी, लेकिन ये वो याद करनी ही होगी। तो दोस्तों, ये हमने धारा 83 देख ही ली। अब धारा 166B देखते हैं। यदि इस धारा के अनुसार यदि कोई भी पीड़ित व्यक्ति चिकित्सक के पास इलाज के लिए जाए और इस इलाज करने से यदि वह चिकित्सक इलाज करने से मना कर दे तो इस अपराध के लिए सीआरपीसी की धारा 357 के अनुसार 1 साल की सजा का प्रावधान है। तो दोस्तों, ये सजा आपको याद करनी होगी, धारा में क्या है ये याद कर लेना और कुछ भी याद नहीं करना है। अब यह धारा 305। धारा 305 के अनुसार किसी भी बालक द्वारा आत्महत्या या आत्मदाह का प्रयास करने पर वह अपराध माना जाएगा, और तो सजा कितनी होगी? 7 साल की सजा हो जाएगी इसको। अगला कौन सा है? धारा 166B हम देख लिया और धारा 305 भी हमने देख लिया। अब हो 326 धारा। किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थ, तेजाब आदि से किसी भी व्यक्ति पर हमला किया जाता है तो वह अपराध माना जाएगा, और वह सजा कितनी होगी? 10 वर्ष। यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार के रासायनिक पदार्थ, ये मतलब तेजाब जैसे पदार्थों के द्वारा किसी भी व्यक्ति पर यदि कोई हमला करता है तो वह अपराध माना जाएगा, उसकी सजा कितनी होगी? 10 वर्ष की सजा होगी। अगला है 326A। इस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति यदि जानबूझकर तेजाब या किसी अन्य रासायनिक पदार्थ से हमला करता है तो कानून संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार, कौन से अधिनियम? 2005 के अनुसार आजीवन कारावास का प्रावधान है। कौन से? आजीवन कारावास का प्रावधान है। अब 326B देख लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति द्वारा तेजाब इत्यादि से हमला करने का प्रयास करे तो न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। अब देख लेते हैं धारा 369। कौन सी धारा? 369। इस धारा के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी शिशु का अपहरण किस उद्देश्य से? इस उद्देश्य से किया गया हो कि शिशु का कोई भी शारीरिक अंग चुराया जाए तो यह अपराध माना जाएगा, और इसकी सजा कितनी होगी? 5 वर्ष। कितनी? 5 वर्ष इसकी सजा होगी। अगला है बच्चों के लिए ऑनलाइन पोर्टल। बच्चों के लिए ऑनलाइन पोर्टल के बारे में हम बताएंगे कि खोया पाया ऑनलाइन पोर्टल। इस ऑनलाइन पोर्टल पर यदि किसी बच्चे का अपहरण किया गया हो और उससे संबंधित शिकायत यहाँ दर्ज कराई जाती है। इस खोया पाया में क्या होता है कि इस ऑनलाइन पोर्टल पर यदि किसी बच्चे का अपहरण किया हुआ होता है तो उसे संबंधित शिकायत यहाँ पर दर्ज कराई जाती है। यदि किसी बालक जिसका पहले अपहरण किया गया हो उसकी शिकायत भी यहाँ
प्राप्त होती है। यह पोर्टल कब कब बनाया गया? 2 जून 2015 को महिला व बाल मंत्रालय द्वारा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लेना कि कब? 2 जून 2015 महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया गया था। अब आता है अगला स्वयं ऐप। स्वयं ऐप 12 जनवरी 2017 से शुरू किया गया और किसके द्वारा? महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा। कब किया गया? 12 जनवरी 2017 से। और शुरू कब किया, किसके द्वारा किया था? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। दोस्तों मैं जैसे बोलती हूँ वैसे आप नोट्स बनाते जाएं। नोट्स बनाओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि नोट्सों से ज़्यादा अपने खुद के नोट्सों से ज़्यादा याद होता है। अगला है और इसी के बारे में, स्वयं ऐप के बारे में अगला है कि इसमें बच्चों से संबंधित सभी योजनाओं का विवरण होता है। स्वयं ऐप में सभी बच्चों से संबंधित सभी योजनाएं होती हैं, उनका विवरण होता है। अब विद्या लक्ष्मी, तीसरी है विद्या लक्ष्मी। यह ऑनलाइन पोर्टल बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए बनाया गया। क्यों बनाया गया है? बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए। यह पोर्टल RTE 2009 के अंतर्गत संचालित किया गया था। RTE 2009 के अंतर्गत संचालित किया गया था। अब बात करते हैं बाल श्रम कानून। कौन सा? बाल श्रम कानून। बाल श्रम निषेध एवं नियमन संशोधन अधिनियम 2016। यह अधिनियम भी याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम के अंतर्गत बालक की उम्र के पड़ाव 0 से 15 वर्ष की आयु वर्ग बालक और 15 से 18 वर्ष किशोर, 18 वर्ष से अधिक वयस्क होता है। इस जो बाल श्रम कानून है उसके अनुसार क्या 2016 में अधिनियम के अंतर्गत ये बनाया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत यदि 0 से 15 वर्ष होती है तो वह बालक की उम्र होती है, और 15 से 16 होती है तो 15 से 18 होती है तो किशोर होता है, और 18 से अधिक वयस्क हो जाता है। इस अधिनियम में बच्चों की 2 श्रेणियां बनाई गई है। इस अधिनियम में कितनी श्रेणियां? 2 श्रेणियां। एक श्रेणी 14 वर्ष की आयु पूर्ण न करने पर बच्चों को किसी भी प्रकार के कार्य में नहीं लगाया जा सकता। 14 वर्ष से यदि कोई भी बच्चा 14 वर्ष से कम है उसको किसी भी कार्य में नहीं लगाया जा सकता। अगला है ऐसा बालक जिसमें 14 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो तथा 18 वर्ष की आयु पूरी ना की हो, उसे खतरनाक या जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। जिसकी 14 वर्ष से तो कम और 14 वर्ष से तो ज़्यादा और 18 वर्ष से कम होती है तो जोखिम कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। अधिनियम में जुर्माने का प्रावधान क्या है? अधिनियम में जुर्माने का प्रावधान हम देख लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन करता है तो न्यूनतम 20,000 रुपये और अधिकतम 50,000 रुपये का तो जुर्माना लगेगा, और न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 2 वर्ष अथवा दोनों का प्रावधान हो सकता है। देख लेना, रुपए में न्यूनतम 20 और अधिकतम 50,000, और सजा 6 माह की या 2 वर्ष की सजा या दोनों का प्रावधान हो सकता है। यदि अपराध की पुनरावृत्ति हो तो न्यूनतम सजा 1 वर्ष की और अधिकतम 3 वर्ष की सजा हो सकती है। यदि अभिभावक या माता पिता द्वारा यदि बाध्य किया जाए तो वे भी उसके दोषी। यदि कोई अभिभावक है, माता पिता है, वो कोई बाध्य करता है बालक को 14 वर्ष से ज़्यादा 18 वर्ष से कम होती है तो उसे बाध्य करते हैं तो उसे वे भी दोषी पाए जाते हैं। अभिभावक को पहली बार तो माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन दूसरी बार 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। पहली बार तो इसे माफ़ कर देते हैं माँ बाप या अभिभावक को, और दूसरी बार ये जुर्म करता है तो 10,000 रुपये का जुर्माना लगता है। अब नोट, ये इम्पोर्टेंट है, ये नोट अब इम्पोर्टेंट है दोनों। सरकार को यह अधिकार है कि वह नियम बनाकर 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कार्य करने की अवधि या कार्य करने के प्रकार का निर्धारण कर सकती है। अब बात करते हैं अपराध में न शामिल की गई श्रेणियाँ। अपराध में शामिल न की गई श्रेणियाँ। परिवार या पारिवारिक व्यवसाय में स्कूल के बाद बच्चा सहयोग कर सकता है यदि वह व्यवसाय खतरनाक न हो। यदि व्यवसाय खतरनाक नहीं होता है तो वह स्कूल के बाद में आकर सहयोग कर सकता है अपने मम्मी पापा का। अब होता है सर्वे दृष्टि उद्योग, मतलब फिल्म उद्योग में यदि वह सुरक्षा के सभी मानक पूरे करे तो वह यह भी अपराध नहीं होगा। खेल गतिविधियों में भाग लेना भी अपराध नहीं होगा। सर्कल गतिविधियों पर पूर्णतः पाबंदी है। सर्कल जो गतिविधियां हैं उन पर पूर्णतः पाबंदी है। बाल व किशोर श्रम पुनर्वास निधि,
अब ये देख लेते हैं। इस निधि में जुर्माने की राशि जमा की जाती है। इसका प्रयोग पीड़ित बच्चों को पुनर्वास के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं बाल श्रम से जुड़े हुए अनुच्छेद। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 23 क्या है? बाल श्रम व मानव व्यापार का निषेध। 24 क्या है? खतरनाक गतिविधियों में 14 वर्ष से कम बच्चों की नियुक्ति निषेध। अब 34 क्या है? बच्चों के विकास की नैतिक जिम्मेदारी सरकार की होगी। और 24A क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। अब बात करते हैं बाल श्रम रोकने के लिए चलाए गए अभियान। कौन कौन से अभियान है? बालक के लिए ये कौशल योजना चलाई गई है। मजदूरी से शिक्षा की ओर अभियान, बचपन योजना, भीख मांगने वाले बच्चों को पुनर्वास के लिए योजना, ये 3 योजनाएं इसमें चलाई गई है। अब बात करते हैं बाल श्रम की स्थितियाँ। बाल श्रम की बालक को शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे तक नियुक्त नहीं किया जा सकता। सप्ताह में 1 दिन अवकाश होना जरूरी है। अधिकतम 6 घंटे कार्य करवाया जा सकता है, विश्राम समय छोड़कर। लगातार 3 घंटे कार्य पर 1 घंटा का विश्राम अनिवार्य कर दिया है। अब बात करते हैं किशोर न्याय अधिनियम 2015। यह अधिनियम 1 दिसंबर 2015 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1 दिसंबर 2015 को लागू किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 19 तथा 39 के तहत बच्चों को स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यह अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद? किशोर न्याय अधिनियम 2015। बच्चों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 1098, यह हेल्पलाइन नंबर है। बाल विवाह निषेध अधिनियम है अगला 2006। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, ये अधिनियम आपको याद रखने हैं। 2015, 2006 ये याद रखने हैं। 10 जनवरी 2007 को इसको मंजूरी दी गई थी। यह अधिनियम तो कौन सा है? बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। और मंजूरी कब की थी? 10 जनवरी 2007 को मंजूरी दी गई थी। अब उद्देश्य कौन सा है? भारत में बढ़ते बाल विवाह को रोकने का इसका उद्देश्य है। अब बात करते हैं, यह अधिनियम 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1 नवंबर 2007 से लागू हुआ था। इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह से पहले पुरुष की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसकी लड़की की आयु भी 1-2 दिन में की है, 18 वर्ष कर दी है। लड़की की आयु भी 21 वर्ष करती है। दोनों की 21 वर्ष कर दी है केंद्र सरकार ने। पहले थी 18 वर्ष, अब 21 करती है। सजा 2 वर्ष की सजा, 1 लाख का जुर्माना, उल्लंघन करने पर सजा दी जाएगी। 2 वर्ष की तो सजा दी जाएगी और 1 लाख का इसमें जुर्माना दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति बाल विवाह की सूचना देता है तो उसे इनाम भी दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति बाल विवाह की सूचना देता है तो उसे इनाम दिया जाएगा। बाल विवाह में उपस्थित होना, सम्मिलित होना भी दंडनीय अपराध है। यदि कोई बाल विवाह में उपस्थित होता है, सम्मिलित होता है तो उसे भी ये दंडनीय अपराध होगी। उसकी सजा क्या होगी? 2 साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना। जब बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को लागू किया गया था, द एक्ट बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निरस्त कर दिया गया। कब किया गया? 1 अप्रैल 1930 को यह लागू हुआ था और यह 28 सितंबर 1929 में आया था। 28 सितंबर 1929 को आया था, लेकिन ये लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ था, लेकिन 2006 को लागू किया गया और इसको निरस्त कर दिया गया। पोक्सो एक्ट, ये क्वेश्चन आया हुआ है जो 2020 में लगी थी राजस्थान पुलिस की, तो ये क्वेश्चन आया था। पोक्सो एक्ट 2012 यौन अपराधों से बच्चों को सूचना अधिनियम है। यह कब लागू, यह अधिनियम पारित कब हुआ था? जो है ना ये पोक्सो एक्ट, ये पारित हुआ था 19 जून 2012 को यह अधिनियम पारित हुआ था और 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ था। पारित कब हुआ था? 19 जून 2012 को पारित हुआ था और लागू 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ था। इस अधिनियम के अंतर्गत 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बालक के रूप में
परिभाषित किया जाएगा। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बालक के रूप में परिभाषित किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों के यौन अपराध जैसे यौन उत्पीड़न, यौन दुर्व्यवहार, अश्लील चित्रण आदि से बालक को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यदि ये नोट याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। यदि कोई व्यक्ति यह जानता है कि किसी बच्चे का यौन शोषण हुआ है और वह उसकी सूचना निकटवर्ती थाने में न दे तो 6 माह के कारावास तक दंडित किया जा सकता है। अपराध की श्रेणियां कौन सी है? लैंगिक हमला सजा न्यूनतम होती है, मतलब न्यूनतम सजा कितनी होती है? 3 वर्ष होती है और अधिकतम 5 वर्ष की इसमें सजा होती है। न्यूनतम कितनी? 3 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष की। गुस्तर लैंगिक हमला, लैंगिक प्रवेश हमला, गुस्तर लैंगिक प्रवेश हमला, लैंगिक उत्पीड़न। अब बात करते हैं लैंगिक हमला क्या होता है। लैंगिक हमला ये मतलब इसमें सजा कितनी साल की होती है? धारा 8 में इसमें परिभाषित कहा गया है, 7 में परिभाषित किया है और धारा के बारे में 8 में किया गया है। ये इसे लैंगिक हमले को परिभाषित धारा 7 में और सजा धारा 8 में किया गया है। और गुस्तर लैंगिक हमला न्यूनतम 5 वर्ष की सजा, अधिकतम 7 वर्ष की सजा। लैंगिक प्रवेश 7 वर्ष की सजा न्यूनतम और अधिकतम उम्र कैद। और गुस्तर लैंगिक प्रवेश हमला सजा न्यूनतम 7 वर्ष और अधिकतम उम्र कैद। और लैंगिक उत्पीड़न न्यूनतम 3 वर्ष, अधिकतम उम्र कैद। धारा 3 प्रवेश लैंगिक हमला, धारा 3 प्रवेश लैंगिक हमला। तो दोस्तों ये याद रख लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। अब बात करते हैं धारा 4 क्या है, धारा 5 क्या है, 7 क्या है, 8 क्या है, 11, 12, 13, 14 क्या है। ये धाराएं याद देखते हैं। 4 क्या है? प्रवेशन लैंगिक हमला और सजा का इसमें प्रावधान है। 5 में क्या है? गुस्तर प्रवेशन लैंगिक हमला। और 7 में क्या है? लैंगिक हमला। 8 में क्या है? लैंगिक हमला सजा का प्रावधान। और 11 में है क्या है? लैंगिक उत्पीड़न और परिभाषा। और 12 में क्या है? लैंगिक उत्पीड़न के लिए सजा का प्रावधान। और 13 में क्या है? बालक का अश्लील प्रयोजनों के लिए। और 14 में क्या है? अश्लील प्रयोजन के लिए सजा का प्रावधान। इनमें सब में सजा न्यूनतम सजा 5 वर्ष की, अधिकतम 10 वर्ष की सजा होती है। अब बात कर लेते हैं फिर से नोट, जो नोट आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चों से साल 30 दिनों के अंदर प्राप्त किए जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम का दुरुपयोग करता है अर्थात गलत शिकायत दर्ज करवाता है तो इसके लिए 6 माह की सजा का प्रावधान है। कितनी माह की? 6 माह की सजा का। अब बात करते हैं अपराध की रिपोर्ट स्थानीय पुलिस स्टेशन में विशेष किशोर पुलिस इकाई में करवाई जाती है। ये याद कर लेना कि कहाँ की जाती है? विशेष किशोर पुलिस इकाई में करवाई जाती है। अब बात करते हैं अपराध की श्रेणी में, ये तो देख लिया हमने। अब कहते हैं रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद 24 घंटे में पुलिस इसकी सूचना विशेष न्यायालय में तथा बाल कल्याण समिति को दे देगा। इसके बाद पुलिस संरक्षण की भूमिका अदा करती है। बच्चों को तत्काल अस्पताल ले जाया जाता है या बच्चे के लिए आवास की व्यवस्था की जाती है। बालक की संपूर्ण देखभाल सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? पुलिस की होती है। इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय बनाने का प्रावधान है। इस विशेष न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार या उच्च न्यायालय की सिफारिश पर होती है। वर्तमान में प्रत्येक जिले में सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय घोषित किया गया है। न्यायालय सूचना को 1 वर्ष में पूरा करेगा। सुनवाई पूर्वावस्था से गोपनीयता और बंद कमरे में होगी। पूर्णावस्था या और गोपनीय बंद कमरे में होगी। सुनवाई में बच्चे के साथ अभिभावक या अन्य कोई विश्वास पात्र उसके साथ में होंगे। मतलब अभिभावक हो सकता है या कोई विश्वास पात्र इसके साथ में हो सकता है। मीडिया के द्वारा बच्चे की पहचान घोषित करने पर रोक होगी। मीडिया के द्वारा इसमें पहचान पर रोक होगी। विशेष न्यायालय की अनुमति लेकर मीडिया बच्चे से संपर्क बना सकती है। विशेष न्यायालय से मतलब अनुमति लेकर ही मीडिया बच्चों से संपर्क बना सकती है। मीडिया अगर प्रावधान का उल्लंघन करती है तो 6 माह की सजा हो सकती है। अगर अपराध किसी बच्चे के द्वारा किया गया हो तो उसकी सुनवाई किशोर न्यायालय अधिनियम 2000 के अंतर्गत की जाएगी। यदि किसी किशोर के द्वारा किया गया है तो बालक के द्वारा किया गया, बच्चे के द्वारा किया गया है तो किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अंतर्गत की जाएगी। राष्ट्रीय बाल अधिनियम संरक्षण आयोग
तथा राज्यपाल अधिकार संरक्षण आयोग इस अधिनियम की निगरानी करने एवं प्रावधानों को क्रियान्वित करेंगे। अगला है इस अधिनियम के अंतर्गत अश्लील चलचित्रों और चित्रों का संग्रह भी अपराध माना जाएगा यदि यह अपराध बच्चों के निकट संबंधित ने या किसी ऐसे व्यक्ति ने किया है जिस पर बच्चा विश्वास करता हो, या किसी सरकारी अफसर ने किया है या चिकित्सक ने किया है, तो वे भी अपराधी की श्रेणी में माने जाएंगे। अब बात करते हैं मानसिक रूप से, ये तो हमने देख ही लिया। मानसिक रूप से अस्वस्थ बालकों के साथ होने वाले अपराध को भी इस श्रेणी में रखा जाएगा। न्याय की प्रक्रिया बच्चे के अनुकूल होनी चाहिए। राज्य सरकार इस अधिनियम के संरक्षण हेतु एक विशेष लोक अभियोक्ता की नियुक्ति करेगा। अब बात करते हैं बच्चों को प्राप्त अधिकार कौन से हैं। न्यायिक कार्रवाई के दौरान बालक की भावना या मर्यादा को ठेस पहुंचाने वाला कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जा सकेगा। क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का इसमें अधिकार है। सहज या मतलब मिश्री वातावरण प्राप्त करने का इसको अधिकार है। कार्यवाही बंद कमरे में करवाने का भी इसे अधिकार है। मतलब यह सहज या मैत्रीपूर्ण मतलब मित्रता के पूर्ण वातावरण जहाँ पर मित्रता होती है वहाँ पर प्राप्त करने का इसे अधिकार है। यदि एक बालक अन्य बालक के साथ, ये तो देख ही लिया हमने, हाँ नहीं देखा। यदि एक बालक अन्य बालक के साथ लैंगिक अपराधों का दोषी है तो न्यायिक कार्यवाही किशोर न्यायिक बोर्ड के द्वारा की जाएगी। यदि बालक दोषी पाया जाए तो इसके खिलाफ निम्न आदेश पारित किए जा सकते हैं, जैसे समझाइश या उचित सलाह दी जा सकती है, अच्छे आचरण की सलाह दी जाएगी, समूह वार्ता में भाग लेने का आदेश दिया जाएगा, न्याय संगत सेवा करने का आदेश दिया जाएगा, सुधार गृह में भेजना और सशर्त रिहाई का आदेश दिया जाएगा। अधिनियम में उल्लेखित संस्थाएं और उसके दायित्व हम अब पढ़ेंगे। बाल कल्याण संस्था दायित्व क्या है इसके? सूचना प्राप्त होते ही बालक का संज्ञान लेना या बालक को ग्रहण करना। अनाथ परित्यक्त या तथा जो जिसके पिता माता नहीं होते हैं, बालक की संपूर्ण कार्यवाही एवं जांच के बाद मुक्त करने की ये घोषणा देगी। बालक को समस्त कानूनी सेवाओं का उल्लंघन करवाना होगा। धारा 17 के सभी मामलों की कार्यवाही इसमें होगी। अगला है केंद्र और राज्य सरकार। केंद्र और राज्य सरकार इसमें क्या कर सकती है? इसका दायित्व है विशेष न्यायालयों की स्थापना करना, अधिनियम की कमियों को दूर करना, अधिनियम के प्रति जागरूक फैलाना और अधिनियम के बारे में प्रशिक्षण देना। अब न्यायालय की क्या दायित्व है? कार्रवाई को 1 साल में पूरा करे, न्यायिक प्रक्रिया के दौरान मैत्रीपूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाए, बच्चों की मर्यादा को व्यवस्थित करने का कर्तव्य रखे, पीड़ित के अधिकारों का संरक्षण करना, त्वरित न्याय प्रक्रिया संपन्न करवाना। अब अगले की बात करते हैं पॉक्सो एक्ट में किए गए संशोधन। कौन कौन से संशोधन किए गए हैं? 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ बलात्कार की सजा फांसी की सजा होगी। कब फांसी की सजा होगी? 12 वर्ष से अधिक तथा 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार करने पर 20 वर्ष का कारावास, उम्र कैद या फांसी हो सकती है। अब बात करते हैं अपराध की श्रेणी क्या है। लैंगिक अपराध। यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार का शारीरिक यौन उत्पीड़न के उद्देश्य से किसी भी बालक के साथ दुष्कर्म का प्रयास करना, या जब कोई व्यक्ति लैंगिक आशय से किसी बालक के निजी अंगों को स्पर्श करता है तथा बालक से स्वयं के अथवा किसी अन्य व्यक्ति के निजी अंगों को स्पर्श करने के लिए कहता है अथवा ऐसा कहने का दबाव बनाता है, तो यह लैंगिक हमला माना जाएगा। अगला है घुसकर लैंगिक हमला। जब यह कृत्य किसी लोक सेवक के द्वारा किया जाता है। लैंगिक हमला यदि किसी सरकारी विभाग के कर्मचारी द्वारा या चिकित्सा विभाग के अधिकारी द्वारा तथा किसी भी प्रकार के सरकारी कर्मचारी के द्वारा यह किया जाता है, तो यह घुसकर लैंगिक हमला कहलाता है। अब बात करते हैं लैंगिक प्रवेशन की। यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपना निजी अंग या शरीर का कोई अन्य अंग या कोई वस्तु बालक के मुंह, गुद्दा, मूत्र मार्ग या बालक के किसी निजी अंग में
अंग में प्रवेश करवाता है तो ये लैंगिक प्रवेशन हमला कहलाएगा। गुस्तर लैंगिक प्रवेशन, जब लैंगिक प्रवेश हमला किसी लोक सेवक अथवा सरकारी कर्मचारी के द्वारा किया जाएगा तो ये गुस्तर लैंगिक प्रवेशन कहलाएगा। यौन उत्पीड़न, यदि कोई व्यक्ति लैंगिक आशय से बालक के साथ निम्न में से कोई भी कार्य करता है, जैसे लैंगिक संबंध, शब्द अथवा गाली का प्रयोग करना, बच्चों को पोर्न सामग्री दिखाना एवं बच्चों की पोर्नोग्राफी बनाना, बच्चों की पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री ढूंढना अथवा देखना, किसी अन्य व्यक्ति को भेजना। अब ये हमने देख लिया और ये अगला देख रहे हैं चौथा पॉइंट, किसी सामाजिक नेटवर्क बच्चे को लैंगिक आशय से प्रदर्शित करना। किसी बालक की जेनेत्रियों का प्रदर्शन करना, किसी बालक का अशोभनीय का या अश्लील प्रदर्शन करना, किसी बालक का अशोभनीय या अश्लील प्रदर्शन करना, किसी बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों में प्रवेशन या उसके बिना करना, अश्लील प्रयोजन के लिए बच्चों का इस्तेमाल करना। अब दोस्तों अगला है आरटी एक्ट की संरचना। आरटी एक्ट में 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं और एक अनुसूची है। पहला अध्याय है आरटी एक्ट की प्रस्तावना, दूसरा अध्याय है आरटी एक्ट का विस्तृत उल्लेख, तीसरा अध्याय है समुचित सरकार के अधिकारी वर्ग, माता पिता के अधिकार एवं दायित्व है, और चौथी है विद्यालय के मानक, शिक्षा के अधिकार, दायित्व, शिक्षा की योग्यताएं, और अध्याय 5 है पाठ्यक्रम निर्माण करने वाले अधिकारियों के अधिकार एवं दायित्व है। अब अगला पढ़ते हैं अध्याय 3 समुचित ये यहाँ तक तो हमने पढ़ ही लिया। अब बात करते हैं अध्याय 6 की, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 का उल्लेख जो बच्चों के अधिकारों को संरक्षण देता है। अध्याय 7 कौन सा है, समुचित सरकार के अधिकार एवं प्रकरण दिए गए हैं अध्याय 7 में। सबसे छोटा अध्याय है पहला अध्याय और सबसे बड़ा अध्याय है चौथा अध्याय। और धाराएं कितनी हैं, 38 धाराएं हैं। धारा 1 आरटी एक्ट का विस्तृत उल्लेख करती है, धारा एक्ट की शब्दावलियों का उल्लेख करती है। अगली है धारा 3 समुचित सरकार की यह दायित्व है कि वह निःशुल्क शिक्षा का आयोजन करे, यह बालक का अधिकार है। धारा 4 क्या है, यदि कोई बालक शिक्षा की मुख्य धारा से हट जाए तो स्थानीय प्रशासन, विद्यालय प्रशासन व स्थानीय अभिभावक एवं समुचित व सम्मिलित प्रयास करते हुए बालक को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करें तथा बालक को आयु वर्ग के अनुसार प्रवेश दिया जाए। धारा 5 है प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक यदि कोई बालक अपने विद्यालय का स्थानांतरण करता है तो विद्यालय स्थानांतरण के साथ बालक के सभी अधिकारों को स्वतः ही स्थानांतरित हो जाते हैं आरटीई को छोड़कर। यह धारा स्वयं का ही विरोध करती है। कौन सी धारा 5 स्वयं का ही विरोध करती है। अब देखते हैं धारा 8 क्या कहती है, समुचित सरकार का दायित्व है कि वह संपूर्ण अधिनियम को लागू करे। धारा 9 क्या कहती है, समुचित सरकार के अधिकारियों वर्ग के अधिकार एवं दायित्वों का उल्लेख करती है धारा 9। अब बात करते हैं धारा 10 की। 9 तक तो हमने पीछे पढ़ लिया, अब 10 की बात करते हैं। माता पिता के अधिकार एवं दायित्व आते हैं इसमें। और धारा 11 में आयु वर्ग 1 से 5 तक के लिए बचपन की देखरेख की जिम्मेदारी सरकार की होगी। और धारा 12 क्या कहती है, निजी शिक्षण संस्थाओं को आदेशित करती है कि वह अपने विद्यालय की कक्षा प्रथम की कुल छात्र संरचना के 25% सीटों पर निर्धन वर्ग के बच्चों हेतु आरक्षण प्रदान करेगी, न कि विद्यालय की कुल छात्र संख्या पर आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण कक्षा प्रथम से शुरू होगा, आरक्षण कक्षा 1 से 8 तक की लागू होगा। कक्षा प्रथम से तो चालू होगा और 1 से 8 तक ही लागू होगा। आरक्षण 8 वर्षों के लिए लागू होगा, आरक्षण 6 से 14 वर्ष के लिए लागू होगा। अब बात करते हैं, एक बार आरक्षण का लाभ छोड़ देने पर दोबारा आरक्षण प्राप्त नहीं होगा। यदि कोई विद्यालय संगठन एलकेजी, यूकेजी या प्रिप जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करता है तो कक्षा
कक्षा आरक्षण 3 से 11 वर्ष तक अथवा कक्षा 5 तक मिलेगा। आरक्षण 3 से 11 वर्ष तथा कक्षा 5 तक मिलेगा। आरक्षण के बदले में सरकार विद्यालयों को पुनर्भ्रमण की राशि प्रदान करेगी। धारा 13 क्या कहती है? इसके अनुसार प्रवेश के समय किसी भी प्रकार का प्रवेश शुल्क तथा शिक्षण शुल्क की नहीं लिया जाएगा। धारा 13 क्या कहती है? अधिनियम को निःशुल्क बताती है। धारा 13 अधिनियम को निःशुल्क बताती है। धारा 14 प्रवेश के समय बालक से आवश्यक प्रमाण पत्रों की मांग नहीं करेगी। धारा 15 कहती है प्रवेश की अंतिम तिथि 3 सितंबर की गई है, लेकिन फिर भी बालक को प्रवेश वर्ष पर्यंत दिया जाना चाहिए। धारा 16 कहती है बालक को किसी भी स्तर पर रोका नहीं जाएगा, उसका ठहराव या अवरोहन नहीं किया जाएगा, अर्थात फेल नहीं कर सकते। धारा 16 कहती है कि किसी भी जो 1 से 5 तक के बच्चे उनको 1 से 8 तक के बच्चे हैं उनको फेल नहीं किया जाएगा। धारा 17 कहती है बालक का शारीरिक और मानसिक शोषण नहीं किया जाएगा। अगला क्या है? 17 तक देख लिया। 21 क्या कहती है? प्रत्येक विद्यालय में SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी स्कूल प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। धारा 22 SMC विद्यालय विकास आयोजन का निर्माण करेगी। धारा 23 शिक्षक के अधिकार व योग्यताएं। धारा 24 कहती है शिक्षक के दायित्व। धारा 25 क्या कहती है? छात्र शिक्षा का अनुपात, मतलब 1 से 5 की कक्षा होती है तो उसमें 40 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए। और 6 UKG, यह LKG की बात होगी। अब UKG में 6 से 8 तक 35 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए। 6 कक्षा से 8 कक्षा तक 35 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए। अब धारा 26 क्या कहती है? किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक शिक्षक पद रिक्त नहीं हो सकते। तो 10% से तो चलेंगे, लेकिन 10% से अधिक रिक्त पद नहीं होने चाहिए। इसी धारा के कारण यह अधिनियम राज्य में देरी से लागू हुआ। इन्हीं धाराओं के कारण यह अधिनियम राजस्थान में देरी से लागू हुआ। 2010 में तो पूरे भारत में 1 अप्रैल को, और 1 अप्रैल 2011 में राजस्थान में हुआ था, इसलिए यह 1 साल देरी से हो गया। अब अगले बात करते हैं धारा 30 की। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तथा बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक, जब प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं की जाएगी तब तक बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया जाएगा। धारा 31 बालक के अधिकार हनन के संबंध में शिकायत की जाएगी। धारा 32 कहती है अधिकारी द्वारा शिकायत का सत्यापन, निदान एवं निवारण किया जाएगा। 33 के अनुसार केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन जो बालक के अधिकारों को सुरक्षा देगी। 34 की राज्य सलाहकार परिषद का गठन जो बालक के अधिकारों को सुरक्षा देगी। धारा 35 से 38 सरकार की धाराएं जिनमें सरकार को अधिकार है कि वह संपूर्ण अधिनियम में परिवर्तन का प्रावधान करती है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 पढ़ेंगे। बालकों की देखरेख व संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किशोर न्याय अधिनियम 1980 में आया था, जिसे 2000 में लागू किया गया। कब किया गया? 2000 में लागू किया गया। इसमें 2006 व 2011 में संशोधन किया गया। अधिनियम आया था 1980 में और लागू 2000 में किया गया, और संशोधन 2006 व 2011 में किया गया। 2015 में इस अधिनियम में पूर्ण रूप से संशोधन करके बनाया गया। 2015 में पूर्ण रूप से इसमें संशोधन किया गया और बनाया गया। और इसकी संरचना कैसी है? इस अधिनियम की, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की संरचना कैसी है? इसमें 10 अध्याय हैं और 212 धाराएं हैं। इस अधिनियम की नियमावली 2016 में आई थी। नियमावली कब आई थी? 2016 में आई थी। उद्देश्य क्या है इसका? बच्चों के साथ बढ़ती घटनाएं, अपर्याप्त सुविधाएं, देखरेख व पुनर्वास की गुणवत्ता, 16 से 18 वर्ष के बालकों में बढ़ रहे अपराधों की संख्या आदि को रोकना इसका उद्देश्य है। किशोर न्याय अधिनियम का इसमें दायरा भी है। किसमें? किशोर न्याय अधिनियम 2015 में किशोर न्याय अधिनियम का दायरा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पूछा जाता है कि किशोर न्याय अधिनियम का दायरा किस में है, तो कौन से अधिनियम में है? तो ये किशोर न्याय अधिनियम 2015 में है। अगली बात करते हैं अब आगे विधियाँ। क्या विधियाँ? विधियाँ क्या है? परिभाषा देखते हैं इसकी। मानवीय समाज में मानव के व्यवहार की औचित्य अनुचित्य को निर्धारण करने के लिए राज्य सरकार का द्वारा बनाए गए नियम को ही क्या कहते हैं? विधियाँ कहते हैं। विधियाँ 2 प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक विधिया होती है, एक धार्मिक विधिया होती है।
वे नियम जो प्राकृतिक सिद्धांतों पर उचित अनुचित आचरण के सिद्धांत प्रतिपादित करते हो। प्राथमिक विधि कहलाती है जैसे नैतिकता, नीति शास्त्र। धार्मिक कौन सी है? वे नियम जो धार्मिक मान्यताओं, सामाजिक प्रथाओं एवं परंपराओं के अनुसार बनाए जाते हैं, धार्मिक विधि कहलाती है। जैसे इन्हें रूढ़िजन्य विधि भी कहा जाता है। कौन सी? रूढ़िजन्य विधि भी कहते हैं। ये पूछ सकता है कि धार्मिक विधि को दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है? रूढ़िजन्य विधि से। एक तो इसमें कौन सी धार्मिक विधि में कौन कौन से आते हैं? हिंदू विधि, मुस्लिम विधि। अब बात करते हैं अगली विधि की। धार्मिक विधि हमने पढ़ ली, आदेशात्मक विधि को पढ़ते हैं। ऐसी विधि जो राज्यों के द्वारा लागू की जाती है, राज्य सरकार द्वारा अध्यारोपित या नियमों का समूह है। ये कौन सी? आदेशात्मक विधि राज्य सरकार द्वारा अध्यारोपित नियमों का समूह है। संवैधान नियमों का वह समूह जो संवैधानिक अधिष्ठाताओं के द्वारा जारी किया जाता है। संवैधानिक अधिष्ठाताओं के द्वारा यह जारी किया जाता है। नागरिकों के द्वारा देश की व्यवस्था के अनुसार देश में प्रचलित नियमों का समूह जो देश के नागरिकों को समझने में लागू होता है, नागरिक विधि कहलाता है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि। जब विभिन्न देशों के प्रतिनिधि परस्पर संबंधों को स्थापित करने के लिए आपसी सहमति से नियम बनाते हैं, ऐसे नियमों का समूह क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय विधि कहलाता है, जो समझौतों के पक्षकार देशों पर लागू होते हैं। अब फौजदारी और दीवानी विधि क्या होती है? दीवानी मामलों से संबंधित नियमों का समूह दीवानी विधि होती है। फौजदारी मामलों से संबंधित नियमों का समूह क्या है? फौजदारी विधि होती है। आपराधिक मामलों से संबंधित मामलों को फौजदारी विधि कहते हैं, और संपत्ति से आपराधिक मामलों से संबंधित फौजदारी और संपत्ति से संबंधित होते हैं, उनको दीवानी विधि में आते हैं। अपराध क्या होता है? अपराध यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो वह उल्लंघन अपराध कहलाता है, चाहे वह सामाजिक नियम हो, चाहे वह संवैधानिक नियम हो, कानून के नियम हो, यह नियम को तोड़ना ही अपराध होता है। अब बात करते हैं, अपराध हमने पढ़ लिया, और अपराध का रिकॉर्ड कौन रखता है? NCRB। इसका पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो। इसका पूरा नाम भी आपको याद रखना है। NCRB का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो। NCRB क्या है? हमेशा गृह मंत्रालय के अधीन ही कार्य करता है। NCRB क्या है? राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो रखता है। NCR अपराध का रिकॉर्ड रखता है। ये किसके अधीन होता है? गृह मंत्रालय के अधीन होता है। और इसके वर्तमान में महानिदेशक मुझे नहीं पता, लेकिन इसका मुख्यालय दिल्ली में है। मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। आप गूगल से किसी से भी सर्च कर लेना NCRB का वर्तमान में महानिदेशक कौन है, तो आपको मिल जाएगा। ये तो पहले का है, अब पता नहीं कौन है, लेकिन मुख्यालय इसका दिल्ली में है। एक प्रश्न आप देख लेना। अब बात करते हैं विधियाँ। एक तो महिला विधियाँ और एक बाल विधियाँ। ये आपको हमेशा याद रखना। ये पूछ सकता है कि घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू हुआ, कब पारित हुआ, तो आगे हम और पढ़ लेंगे। अब थोड़ा बहुत इसमें देख लेते हैं कौन कौन से महिला विधि आते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में आया था। यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 में आया था। गर्भ चिकित्सक समापन 1971 में। जन्म से पूर्व लैंगिक परीक्षण अधिनियम 1994 में आया था। अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 में आया था। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में। हिंदू विवाह विधि अधिनियम 1955 में। और महिला शिष्ट प्रतिस्पर्श अधिनियम 1986 में। और महिला संबंधी IPS की धारा है। IPS मतलब भारतीय दंड संहिता। पोक्सो 2012 में था। बाल श्रम अधिनियम 2016 में। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में। किशोर न्याय अधिनियम 2015 में। RT एक्ट 2009 में बच्चों से संबंधित IPS की ये धाराएं हैं। बाल विधि। अब बात करते हैं महिला विधि की। महिला विधि की घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में आया था। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़े लेंथ में है, मेरे पास शॉर्ट में बनाए हुए नोट्स भी हैं। यदि आपको चाहे तो आप हमें कमेंट्स करें, तो हम एक शॉर्ट नोट्स का वीडियो भी आपको लेकर आएंगे। वो मेरे खुद के बनाए हुए हैं, मैं आपको वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप यदि बोलोगे तो। अब बात करते हैं महिला विधि। घरेलू हिंसा के विरुद्ध संरक्षण अधिनियम 2005। यह अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ था। इसमें 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं। पहली धारा है प्रस्तावना, दूसरी धारा है घरेलू हिंसा परिभाषा, घरेलू हिंसा की परिभाषा, और अध्याय ये दोनों। पहले अध्याय में धारा 1 से 2 तक 1 व 2 आती है। दूसरे अध्याय में तीसरी धारा आती है, और
तीसरे अध्याय में कौन सी धारा आती है? 4 से 11 तक धाराएं आती है। अध्याय 3 क्या है? संरक्षण अधिकारी व सेवा प्रदाता के अधिकार व कर्तव्य है। अध्याय 4 क्या है? राहत के आदेश प्राप्त करने की प्रक्रिया, जिसमें 13 से 29 तक धाराएं आती है। 5वां अध्याय क्या है? विविध, जिसमें 30 से 37 तक धाराएं आती हैं। अब अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण धाराएं, उनके प्रावधान हम देख लेते हैं। धारा 3 कहती है घरेलू हिंसा की परिभाषा। क्या कहती है? घरेलू हिंसा की परिभाषा को कहती है। धारा 4 क्या कहती है? घरेलू हिंसा की सूचना संरक्षण अधिकारी को प्रस्तुत करना। 5वीं क्या है? संरक्षण अधिकारी के द्वारा महिला को उसके अधिकारों की जानकारी देना। धारा 8 क्या है? संरक्षण अधिकारी। धारा 10 क्या है? सेवा प्रदाता। धारा 12 क्या है? मजिस्ट्रेट के द्वारा केस पारित के 3 दिनों के भीतर, मतलब जब मजिस्ट्रेट के द्वारा केस पारित किया जाता है उसके 3 दिनों के भीतर सुनवाई की तारीख निश्चित करना, उससे 60 दिनों में पूरा करना। ये कौन सी धारा कहती है? धारा 12 कहती है। धारा 14 कहती है सेवा प्रदाता से परामर्श लेना। धारा 16 कहती है यदि पक्षकार चाहे तो सुनवाई बंद कमरे में कर सकते हैं। 17 व 18 क्या कहती है? संयुक्त निवास प्राप्त करने का अधिकार है इसे। और धारा 19 कहती है महिला उसके बालक के भरण पोषण का अधिकार। 20 क्या कहती है? क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। धारा 24 कहती है न्यायालय के आदेश की कॉपी पत्रकारों को निःशुल्क, पत्रकारों नहीं पक्षकारों को, मतलब जो पक्षकार होते हैं उनको निःशुल्क उपलब्ध करानी चाहिए। न्यायालय के द्वारा आदेश दिया जाता है जो इसके अनुसार धारा के आदेश कॉपी है उसको पक्षकारों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है। घरेलू हिंसा की परिभाषा कौन से अध्याय में है, कौन सी धारा में है? तो अध्याय 2 में धारा 3 में ये है। अब बात करते हैं, यहाँ तक हमने देख लिया। अब बात करते हैं इस अधिनियम के आधार पर किसी भी महिला की गरिमा का उल्लंघन अपराध ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अपराध ही माना जाएगा। अब अधिनियम का उद्देश्य क्या है? घरेलू हिंसा से शिकार महिलाओं के संवैधानिक वैधानिक अधिकारों का प्रभावी संरक्षण करना अधिनियमों का उद्देश्य है। अब बात है घरेलू हिंसा अध्याय 2 में दी गई है और धारा 3 में इसकी परिभाषा दी गई है। अब बात करते हैं ये घरेलू हिंसा होती क्या है? किसी महिला के स्वास्थ्य, जीवन, शरीर या मन को क्षतिग्रस्त किया गया या करने का प्रयास किया गया हो तो ऐसा कृत्य या आचरण घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। इस अधिनियम में महिलाओं के साथ 4 दुर्व्यवहारों की व्याख्या की गई है। पहला कौन सा है? शारीरिक। दूसरा लैंगिक। तीसरा है भावनात्मक मानसिक। चौथा है आर्थिक, जो आगे दिया गया है। शारीरिक दुर्व्यवहार कैसे? मारपीट, मुक्का मारना, प्रहार करना, ठोकर मारना, बाल खींचना, अन्य शारीरिक यौन पीड़ाएं। अगला है लैंगिक यौन या यौन दुर्व्यवहार। बलात्, लैंगिक संबंध, अश्लील साहित्य सामग्री देखने के लिए मजबूर करना, अन्य कोई कार्य जो लैंगिक दुर्व्यवहार से संबंधित है। भावनात्मक मानसिक दुर्व्यवहार क्या होता है? अपमान, चरित्र, दोषारोपण, फटने से रोकना, किसी से मिलने से रोकना, पसंद के व्यक्ति से विवाह करने से रोकना, किसी शादी करने को विवश करना, चिल्लाना, बांझ या डायन कहना, जैसे शब्दों का प्रयोग करना, इच्छित कार्य न करने का पर आत्महत्या की धमकी देना, ये सब कुछ भावनात्मक मानसिक दुर्व्यवहार में आते हैं। अब बात करते हैं, यह हमने यहाँ तक देख लिया। आर्थिक हिंसा क्या होती है? नौकरी छोड़ने पर विवश करना, धन का प्रयोग करने से रोकना, आर्थिक अधिकारों को कम करना और अनुचित आधार पर खर्चा सीमित करना, ये आर्थिक हिंसा पर आता है। घरेलू हिंसा में केवल शारीरिक हिंसा ही नहीं अन्य हिंसाएं भी होती है। अब धारा 2 क्या कहती है? इसके अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट को पीड़िता स्वयं या संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता या पुलिस अन्य किसी माध्यम से आवेदन कर सकती है पीड़िता। अब बात करते हैं, ये नोट कुछ पॉइंट दिए हुए हैं वो आपको देखना है कि आवेदन मिलने के बाद मजिस्ट्रेट को 3 दिन के भीतर पहली सुनवाई सुनिश्चित करनी होगी। कौन सी धारा के? धारा 12 के तहत। पहली सुनवाई के बाद 60 दिनों के भीतर मामले का निपटारा किया जाने। कौन सी धारा? धारा 22 के तहत। दोनों पक्ष को सलाहकार व कल्याण विशेषज्ञ की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। यदि दोनों पक्ष चाहे तो सुनवाई बंद कमरे में किया जा सकता। धारा 16। इस अधिनियम में यदि मजिस्ट्रेट को कोई मामला प्रत्यक्ष रूप से घरेलू हिंसा का मिलता है तो वह धारा 18 से 22 के अनुसार निम्न
1822 के अनुसार ये धाराएं निम्न है। धारा 18 क्या है? संरक्षण का आदेश दे सकता है मजिस्ट्रेट। 19 निवास का आदेश दे सकता है। और 20 मौद्रिक सहायता का आदेश दे सकता है। धारा 21 संतानों की अभिरक्षा का आदेश दे सकता है। और 22 के अनुसार क्षतिपूर्ति का आदेश दे सकता है मजिस्ट्रेट। अब बात करते हैं, यहाँ तक हमने देख लिया। ये अब देखते हैं नोट पॉइंट। यदि संरक्षण आदेश या अन्य अंतरिम आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो 1 वर्ष तक कारावास या 28,000 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों की सजाओं का इसमें प्रावधान दिया गया है। घरेलू हिंसा एक संघीय अपराध है जिसमें जमानत नहीं मिलती। धारा 33 के अनुसार यदि संरक्षण अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो वह भी उसके लिए सजा का प्रावधान है। सेवा प्रदाता, इस अधिनियम के अंतर्गत सेवा प्रदान, इस अधिनियम के अंतर्गत गैर सरकारी संगठन को पीड़ित महिला को आश्रय, पुनर्वास, वैधानिक सहायता या चिकित्सा सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई है इसमें। अब आगे देखते हैं, इस अधिनियम का उल्लंघन होने पर धारा 354 के तहत कार्यवाही करवा सकती है। अब बात करते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 की। धारा 354 महिलाओं के विरुद्ध होने वाले यौन अपराध या यौन हमलों की रोकथाम के लिए निर्भया केस के बाद जिग्नेश कुमार की जनहित याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने निर्णय देते हुए आईपीसी 1860 में संशोधन करके 354A से 354D 4 धाराएं जोड़ दी है। 354A, B, C और D जोड़ दी है। वर्तमान में धारा 354 में कुल 2 भागों में महिलाओं की विरुद्ध यौन अपराधों को परिभाषित किया गया है। 354 किसी महिला की सजा, किसी महिला की लज्जा भंग करना या लैंगिक अपराध करना, किसी महिला की लज्जा भंग करना या लैंगिक अपराध। ये न्यूनतम सजा कितनी होती है? 1 वर्ष की, अधिकतम 5 वर्ष की 354 के अंतर्गत। अब बात करते हैं 354A के अंतर्गत। 354A के अंतर्गत क्या होता है, यहाँ तक हमने देख लिया। 354A देखते हैं हम, यौन उत्पीड़न से संबंधित। इसके अंतर्गत पुरुष द्वारा महिला के साथ निम्न करते हो सकते हैं, मतलब निम्न करते होने पर यह धारा लागू होती है। शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास, अवांछित यौन संपर्क बनाने का प्रयास, यौन संबंध बनाने की मांग करना, महिला की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य भेजना या उसे दिखाना, ये आता है। यौन रूप या बनावट रूप टिप्पणी करना, तो 1 वर्ष की इसमें सजा का प्रावधान है। 1 से 3 तक 3 साल की सजा होती है और दोनों स्थितियों में जुर्माने का प्रावधान होता है। अब बात करते हैं 354B। यदि कोई पुरुष महिला को निवस्त करने का प्रयास करता है तो न्यूनतम 3 वर्ष की सजा होती है, अधिकतम 7 वर्ष की, और जुर्माना अथवा दोनों इसमें हो सकते हैं। 354C क्या होती है? नोक झोंक करना, अर्थात स्त्री को बार बार देखना। यदि कोई पुरुष किसी महिला को छिप कर देखे या महिला की इच्छा के विरुद्ध उसकी फोटो को अपने पास रखे या सार्वजनिक करे तो वह धारा किस में आता है? 354C का अपराधी माना जाएगा। इसकी न्यूनतम सजा कितनी होती है? 1 वर्ष, और अधिकतम 3 वर्ष, और जुर्माना और दोनों भी हो सकते हैं। अपराध की पुनरावृत्ति होने पर सजा, मतलब पुनरावृत्ति दोबारा हो जाती है तो न्यूनतम सजा 3 वर्ष की और अधिकतम 7 वर्ष की, और दोनों भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं 354D। यदि कोई पुरुष किसी महिला से संपर्क बनाने का प्रयास करता है, महिला के मना करने पर भी उसे व्यक्तिगत बातचीत को बढ़ावा दे अथवा इंटरनेट, ईमेल, अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से निगरानी रखे, उसका पीछा करे या उसे घूरे, तो वह 354D के अपराधी होगा। धारा 354D लगेगी उस पर। सजा 3 साल की, और दूसरी बार यदि पहली बार करता है तो 3 साल की सजा और जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं, और दूसरी बार करते 5 साल, जुर्माना और दोनों भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं 354D देख ही लिया हमने। बात करते हैं सरकारी मिशन पर तैनात व्यक्ति, पुलिस, सरकारी जासूस महिला की जासूसी रख सकता है। यदि सरकारी मिशन पर तैनात व्यक्ति होता है, पुलिस होती है, सरकारी जासूस होता है, तो महिला की जासूसी रख सकता है, उस पर निगरानी कर सकता है। धारा 354 के स्त्री प्रावधानों के अंतर्गत स्वयं को निर्दोष साबित करने का अधिकार केवल पुरुषों के कंधे पर है। यदि किसी पुलिस स्टेशन पर पुलिस अधिकारी द्वारा शिकायत को लिखने से मना कर दिया जाए तो पीड़ित महिला मौखिक या लिखित रूप से शिकायत जिला पुलिस अधीक्षक को करवा सकती है।
निर्भया एक्ट के बाद 354 में उम्र कैद की सजा और मृत्युदंड का प्रावधान भी किया गया है। अब बात करते हैं घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत किसी महिला को किसी गैर वैधानिक मांग को पूरा करने के लिए उत्पीड़ित किया जाता है तो उसे भी घरेलू हिंसा ही कहा जाता है, कि जैसे दहेज मांगना। अधिनियम की विशेषताएं क्या है? यह अधिनियम उन सभी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है जो प्रतिवादी के साथ रिश्ते में है या रह चुकी है। दूसरा है घरेलू महिला से अभिप्राय है कि घर में रहने वाली वो महिलाएं जो प्रतिवादी के साथ किसी रिश्ते में है या रह चुकी है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला भी इस अधिनियम के लिए पूर्णतः अधिकृत है। इस अधिनियम में शिकायत या सूचना देने वाले व्यक्ति का कोई दायित्व अध्यारोपित नहीं किया गया है। घरेलू हिंसा के सबूतों को प्रमाणित करना आवश्यक नहीं है, मतलब सबूत नहीं चाहिए इसमें। यदि महिला के द्वारा ही शिकायत की जाती है तो प्रतिवादी के विरुद्ध न्यायिक प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो दोस्तों ये विशेषताएं थी। अब अगली विशेषताएं ये कल से यहाँ से टॉपिक दोबारा स्टार्ट होगा। आज के लिए ये वीडियो इतना ही, बहुत लंबा हो गया है। कल एक क्लास इतनी ही लंबी, एक क्लास और होगी, फिर हमारा सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको यदि शॉर्ट नोट्स चाहिए तो हमें कमेंट्स कर दीजिए, हम शॉर्ट नोट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। और यदि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन चाहिए, इनमें से छांट के कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, इनके क्वेश्चन क्या क्या होंगे, यदि वो चाहिए तो आप कमेंट्स कर दीजिए, वो भी आपके साथ मैं शेयर कर दूँगी। दोस्तों मैंने 2020 में ये एग्ज़ाम दी थी, उसमें से मेरे शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं उनमें से 10 में से 6 क्वेश्चन पढ़े थे और 6 क्वेश्चन, और मेरे 10 में से 9 क्वेश्चन सही हुए थे। मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, ये नोट्स पढ़े थे, मेरे शॉर्ट नोट्स पढ़े थे, और वो ऑब्जेक्टिव टाइप की बुक है मेरे पास, वो पढ़ी थी। और कुछ भी नहीं पढ़ा था। बुक भी ज़्यादा नहीं है, 50 पेज की है। 50 पेज तो उसके हैं, लेकिन PDF में बनाए तो ये 20-25 पेज की है, एकदम शॉर्ट। ये पढ़ लोगे तो आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलेगा, और आपको ये PDF से देखने से कुछ भी नहीं होगा। यदि आप जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे आप नोट्स बनाते जाओगे ना, तो आपको सारा टॉपिक समझ में आ जाएगा, बोरिंग नहीं लगेगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर। यदि दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना।